वेलकम टू जेसी शो। नमस्कार। आज सारे देश में नरेंद्र मोदी और नोटबंदी की चर्चा है। इस सारे सिनेरियो को आप किस ढंग से देखते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि देश के लिए जो हुआ बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है और जनता तो बिल्कुल हमारे साथ है, क्योंकि उनको मालूम है कि आज जो भी तकलीफ उनको झेलना पड़ रहा है, जो भी मतलब कठिनाई महसूस हो रही है, वो बस एक शॉर्ट टर्म चीज़ है। मतलब 2-3 महीने थोड़ा बहुत हमें इसको देखना पड़ेगा, पर लेकिन उसके बाद जो एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी होगी, जो एक नए देश का हम निर्माण करेंगे, उससे जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए जो क्रांतिकारी, ऐतिहासिक और साहसिक कदम लिया गया है, मैं समझता हूँ इसके साथ जनता बिल्कुल खुश है और जनता इसके पक्ष में है। अमित शाह ने आप लोगों की मीटिंग में कहा कि हमने 4 सर्वे करवाए इंडिपेंडेंट लोगों से और 85% जनता ने इसके समर्थन में मत दिया। ऐसा सुना आपने? ये बिल्कुल सही बात है। और अगर आप जनता से बात करें, जैसे हम हजारीबाग झारखंड में बहुत दौरे करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग जो हैं इससे बहुत खुश हैं। जगदीश जी, ऐसा है, देखिए कि हमारे देश में एक जंग लगा हुआ था, हमारी अर्थव्यवस्था में एक जंग लगा हुआ था। वो काले धन का एक जंग था और उस टैक्स चोरी से, उस बेईमानी से, उस भ्रष्टाचार से जनता बहुत ही दुखी थी। और ये जो हम लोगों ने क्रांतिकारी कदम लिया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ठोस कदम रहा है कि इस जंग पे हम जंग करें, इस जंग को हम मिटा दें, इस जंग को हम हटा दें और इस तरीके से जो हम एक नए देश का निर्माण करेंगे, वहाँ जो बेईमान था, जो चोर था, उस पर सजा होगी और जो ईमानदार थे, जो काबिल थे, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको और प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता बिल्कुल हमारे साथ है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आप जनता की बात कर रहे हैं। हम चितरपुर, जो हमारे हजारीबाग में रामगढ़ जिले में प्रखंड हजारीबाग संसदीय क्षेत्र है, वहाँ हम दौरा कर रहे थे और हमने एक नाई से पूछा, सामान्य व्यक्ति नाई से पूछा, भाई साहब आपको कोई तकलीफ हो रही है? उन्होंने हमारी तरफ देखा, उन्होंने कहा, साहब क्या बात कर रहे हैं, हम तो गाँव में नाई हैं, यहाँ कोई आता है बाल काटने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए, वो मुझे 20 रुपये देता है, एक दिन में मुझे 100 रुपये दिख भी गए तो बहुत बड़ी बात है, आप कौन से 500-1000 रुपये की बात करें। हमारे गांव में यही हालात है। आम जनता है, ये उसकी जिंदगी है, इतने ही उनके पास पैसे हैं और तभी भी उनको भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जो टैक्स चोर हैं वो दिखाई देते हैं। तो अब उनको लग रहा है कि भाई आपने हमें सहयोग दिया, वो जो बेईमान थे उन पे आपने इस प्रकार का जंग जो है लड़ा है। लोग कहते हैं कि आइडिया अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन पुअर है। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर अब इतना क्रांतिकारी हम कदम लेंगे तो थोड़ा इसमें तो कठिनाई जो है सब लोगों को झेलनी पड़ेगी, पर ये कठिनाई लोग नहीं महसूस करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर लोग कतार में खड़े भी हैं तो इसे एक तपस्या मान रहे हैं और उन्हें मालूम है कि अगर हमें देश का निर्माण करना है, जंग करना है, तो थोड़ा हम लोगों को तकलीफ तो लेनी ही पड़ेगी। परंतु अपेक्षाएं हैं कि अब जनवरी से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिसंबर तक हम लोगों को ये सब थोड़ा झेलना पड़ेगा, पर जनवरी से जो लोगों को सुविधा मिलने लगेगी, जो डिजिटल आ जाएगा, जो लोगों को लाभ मिलेंगे, लोग उसकी अपेक्षा में हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरे सरकार ने इतने सारे अच्छे काम किए हैं, इस पे भी बहुत अच्छा काम होगा। आज बैंकों में कैश नहीं, एटीएम में कैश नहीं, पोस्ट ऑफिस में कैश नहीं, क्या लगता है आपको नोटबंदी के चलते सारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया है? नहीं, ये गलत बात है। आज के समय बैंकों में ठीक है, जितना कैश होना चाहिए कभी कभी नहीं होता है, परंतु आप सामान्य व्यक्ति से पूछिए, किसी मध्यम वर्ग के व्यक्ति से पूछिए जो बैंक जा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। 2000 के नोट मिल रहे हैं, 500 के नहीं मिल रहे हैं, पर 2000 के नोट मिल रहे हैं और दूध सब्जी का जो मामला है वो चल रहा है लोगों का। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 50 दिन में हालात नॉर्मल होंगे, अरुण जेटली कह रहे हैं 100 दिन लगेंगे, कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं 6-7 महीने लगेंगे। आपका क्या असेसमेंट है? नहीं, मैं तो समझ रहा हूं कि जनवरी तक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और माननीय वित्त मंत्री जी भी कहते चले जा रहे हैं कि नोट जो हैं वो सर्कुलेशन में आते चले जा रहे हैं। इसमें एक और हमें बात समझनी चाहिए कि ज़रूरी था कि हम लोग 2000 का नोट प्रिंट करें, क्योंकि हम लोगों को फिर कैश सर्कुलेशन में काफ़ी लाना था। तो अगर हम 1000 का करते या 500 का करते या 100 करते तो बहुत दिन लग जाते। 500 का अगर हम लोग करते तो 4 गुना समय लगता 2000 के मुकाबले में। तो हमें बड़ा एक नोट छापना था, हमने एक बड़ा नोट छापा 2000 का और उसको फटाफट हम लोगों ने जनता के हवाले कर दिया। तो ये हम लोगों ने किया, लेकिन 500 के नोट की भी ज़रूरत थी
और अब 500 के नोट बड़ी जल्दी से छप रहे हैं, बड़ी जल्दी से सर्कुलेशन में आ रहे हैं, और जैसे जैसे 500 नोट भी सर्कुलेशन में आ जाएंगे तो 2000 जो है उसकी भी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर आपको छुट्टा मिल जाएगा। जो आप 2000 का नोट अभी भंजा नहीं सकते हैं उसको आप आसानी से भंजा पाएंगे, क्योंकि 500 भी मिल जाएगा, और एक साथ दोनों आ जाएंगे। 2000 तो है, ये 500 भी आ गया, तब जो हम लोग समझ रहे थे कि बहुत बड़ी परेशानी है वो फटाफट इस तरीके से हल हो जाएगी। वित्त मंत्रालय, आरबीआई, दूसरे बैंकों ने बार बार इंस्ट्रक्शंस को चेंज किया, तो लगता नहीं इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हुई है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है कि इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी और बढ़ के चले गई है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आपको पहले ही समझा रहा था कि लॉजिस्टिकली आप समझिए कि कितना विशाल कार्य हुआ है, ये कितनी बड़ी बात हुई है जो हम लोगों ने इतने सारे पैसों को बदल दिए और लोगों को पैसे दिलवा दिए। तो ऐसी स्थिति में, इन परिस्थितियों में आपका डायनामिक एक सोच होनी चाहिए, आपको डायनामिकली आपको बदलना चाहिए। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं आपको भी बदलना चाहिए। और देखिए, दूसरे तरफ भी तो आपको समझना है कि जो लोग रिसाइकलिंग में लगे हुए थे, जो अपने ब्लैक मनी को, अपने काले धन को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे जैसे हम लोगों को उनकी जो तरकीबें थी, जो अपने तरीके जो प्रयोग कर रहे थे, जैसे जैसे हम लोगों को उनके बारे में पता चला, वैसे वैसे हम लोगों ने उस पर रिएक्ट करके फटाफट बंद करने की कोशिश की। तो आप तो जानते ही हैं जगदीश जी कि हमारे देश में जुगाड़ू कितने होते हैं लोग। तो जब जनता जुगाड़ी हुए और जनता इस प्रकार का काम करी, तो थोड़ा सरकार को भी तो जुगाड़ दिखाना होता है। तो मैं उसको कहूंगा कि वो एक मतलब एक कैट एंड माउस गेम समझिए। अरुण जेटली एक बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। कुछ लोगों का कहना है कि शायद इस बार वो बाजी हार गए हैं। तो हाउ यू रेट अरुण जेटली एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ दिस कंट्री? कितना बढ़िया काम किया उन्होंने, इतना बढ़िया काम कि हम लोग एक झटके में देश में इतना बड़ा हम लोग एक परिवर्तन ला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, दोनों मिलकर इतना इन लोगों ने बढ़िया काम किया है देश के लिए। जैसे मैंने कहा कि भाई थोड़ी बहुत कठिनाई तो होगी, मान लिया, स्वीकार कर लिया, हम लोग सब जानते हैं। और 8 नवंबर को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया था कि कठिनाई होगी, किसी से बात छुपाई नहीं उन्होंने, एकदम स्पष्ट आकर उन्होंने बता दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बता दिया। लेकिन उसके बाद से किस कुशलता से, और जैसे आपने बताया कितने सुलझे हुए हैं, कितने सोच विचार और सब लोगों से राय लेकर, सलाह लेकर, किस कुशलता से और कितने सटीक तरीके से इन लोगों ने इतना बड़ा एक लॉजिस्टिकल चैलेंज को संभाला है। और अब नज़र भी आ रहा है कि जो लोगों की जो कठिनाइयां थी वो कैसे 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 अब कम होती चली जा रही हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, और मैं धन्यवाद खासकर आरबीआई को और पूरे बैंकिंग सिस्टम को देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना गजब का ये काम किया है। आश्चर्यजनक है, पूरे विश्व में कभी ऐसा काम नहीं हुआ है जैसा किया गया है। लेकिन जो हम लोगों ने छलांग मारी है, जो हम लोगों ने इतनी बड़ी छलांग मार दी, वो तो मैं समझता हूं कि बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही सराहनीय छलांग हम लोगों ने मारी है। क्योंकि अगर हमें आधुनिक देश बनना है तो हमें ये छलांग मारना है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इंक्रीमेंटली हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री पिछले दिनों बड़े भावुक हुए, उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी आलोचना करते हैं मेरा क्या बिगाड़ेंगे, हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे। तो व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू गो टू दिस इमोशनल एक्सटेंट? क्या करना मन में उनकी क्या बात थी? माननीय प्रधानमंत्री जी हरदम देश के हित में सोचते हैं, देश की जनता के बारे में समझते हैं, और विशेष रूप से जो देश के गरीब हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनके बारे में सोचते हैं। एक एक पल, एक एक क्षण जो उनका है वो इसी लक्ष्य के पीछे एकदम मेहनत में लगा हुआ है, संघर्ष में लगा हुआ है। तो जब आप इतना महान काम, इतना कठिन काम, इतने वजन को लेकर अगर आप चलें और जब लोगों की आलोचना हो, तो मैं समझता हूं कोई भी भावुक हो जाएगा। और खासकर मैंने देखा है कि जब भी गरीबों के बारे में वो बात करते हैं, गरीबों की जो हालात हैं उनके बारे में सोचते हैं, तब वो बहुत भावुक हो जाते हैं। हम लोग सब भावुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग राजनीति में हैं, अगर हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम लोग सब लोग इसीलिए कर रहे हैं कि जो बिल्कुल जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनका ही हमें भी सहारा बनना है, उनका साहिल हम ही लोगों को बनना है। तो
बहुत ये मैं समझता हूँ कि जो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना कि नोबल पर्पस, तो उसी नोबल पर्पस में हम लोग सब लगे हुए हैं और वो हमें इतना प्रेरणा देते हैं इस काम में। लोग कहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी और ब्लैक मनी, देयर आर टू डिफरेंट इश्यूज। कैशलेस इकोनॉमी इज ए फाइनेंशियल रिफॉर्म, और ब्लैक इनकम को रखना दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। ऐसा लगता नहीं कि आपकी सरकार ने दोनों को क्लब कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है? जो नोटबंदी हुई है, और उसको तो मैं नोटबंदी नहीं कहता हूं, उसको तो मैं नोट बदली कहता हूं, और मैं उसको नोट बदली भी नहीं कहता हूं, मैं उसे देश बदली कहता हूं। तो ये देश बदली का जो कदम था, ये जो क्रांतिकारी कदम था, इसको मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं जगदीश जी? इसको मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने एक साथ ही बहुत सारे उद्देश्य जो थे उन्हें आपने पूरा किया। एक आपने तो, जैसे मैंने पहले ही बताया, काले धन पे डिजिटल ट्रेल आ गया, लोगों को बैंक जाना पड़ा, कंप्रेशन हुई है ब्लैक इकोनॉमी की, कैश टू जीडीपी रेशियो को आप कम कर रहे हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को आप बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सब हुआ ही हुआ, पर जो डिजिटल का जो हम लोगों का लक्ष्य था, जो डिजिटल इंडिया के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे थे, जो हम लोग आधार के द्वारा कोशिश कर रहे थे, एक झटके से उस पर भी हम लोगों ने बहुत जबरदस्त छलांग मार दी। तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। मैंने बैंकों के बारे में बताया, वो भी इसके साथ जुड़ गया। इंटरेस्ट रेट्स की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी घटते चले जा रहे हैं, वो भी इसके साथ जुड़ गया। इसलिए तो इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं कि आपने एक बाजी खेली और आपको इतने फायदे मिले। तो मैं तो समझता हूं कि बहुत गजब का काम हुआ है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी है इंडिया की, 70% लोग उसमें लगे हुए हैं। क्या लगता है ऐसे हालात में कैशलेस इकोनॉमी सक्सेस होगी वहाँ पे? बिल्कुल होगी, जरूर होगी, और हो भी रही है। ऐसा है कि लोगों को सुविधा मिलती है डिजिटल ट्रांजैक्शन से, बड़ी आसानी से आप सब कुछ कर सकते हैं। अब चलिए, आप ग्रामीण क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं, तो अगर कोई गया, किसान कोई गया, उसको बीज लेना हो, तो अगर उसके पास डेबिट कार्ड हो, या अगर उन्होंने सीख लिया हो कि डिजिटल वॉलेट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, तो आप गए, आपको चाहे खाद लेना हो या बीज लेना हो, आप गए, आप फटाफट अपने बैंक के खाते से आपने पेमेंट कर लिया और वहीं आपको माल मिल गया। तो ये जब लोग देखते हैं कि कितने आसानी से ये सब हो सकता है, एक बार वो आदत बन जाए तो फिर वो आदत बरकरार रहेगी। मैं आपको एक ही बात और समझाता हूँ। 15 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि कोई कृषि जो है वो मोबाइल फोन का इस तरीके से प्रयोग कर सकता है? हर किसान आज फोन लेके घूम रहा है और फोन के द्वारा उनको इतनी सुविधा हो रही है। बाजार में किसी चीज का क्या दाम है उनको फटाफट पता चल जाता है। तो जब हमारे कृषि जब हैं इतने काबिल हैं, जब इतने मतलब वो नए टेक्नोलॉजी लेने के लिए तैयार हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन भी तो उन्होंने ही किया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो हुई उन्हीं के द्वारा तो हुआ। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि एक बार जब ये देख लें कि डिजिटल का कितना फायदा है, तो हर किसान इसका करेगा। और देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड को आप मत भूलिए, किसान क्रेडिट कार्ड का भी प्रयोग हमारे किसान भाई कर रहे हैं। आज के समय 4.32 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड हैं जिनका बैलेंस है। तो हमारे जो किसान भाई और बहन हैं वो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, हमें उन्हें बस मौका देना है, और इससे मौका मिल गया उनको। कुछ लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन होगी इससे सभी सेक्टर्स में। भाई देखिए, थोड़ा बहुत तो स्लो डाउन होना ही है, और जो सब अनुमान आ रहे हैं, जो आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका अनुमान है कि इस क्वार्टर में, यानी इन 3 महीनों में, जीडीपी ग्रोथ रेट जो 7.5% के आसपास रहता है, 7.3% था पिछले क्वार्टर में, वो करीब 1 या 2% से घटेगा ये क्वार्टर में, यानी 3 महीने में। पर अगले क्वार्टर में फिर एकदम मुझे लगता है ये गति पकड़ लेगी जीडीपी ग्रोथ रेट, और फिर जो नॉर्मल लेवल जो है 7.5-8%, मुझे लगता है फिर से कायम हम लोग कर लेंगे। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में कहा कि जीडीपी का 2% इससे हानि होगी। उन्होंने गलत कहा उन्होंने, क्योंकि सब जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि 2% जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी, और सिर्फ एक क्वार्टर के लिए होगी। यानी कि जनवरी से जब कैश वापस सर्कुलेशन में आ जाएगा तो सब फिर सामान्य होकर एकदम सामान्य तौर से बढ़ेगा। नोटबंदी की कहानी में एक और चमत्कार हुआ। नीतीश कुमार जी ने एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाता था एज ए रेलिंग पॉइंट इन 2019, वो मोदी के पक्ष में आके खड़े हो गए। क्या लगता है कि फिर से वो भाजपा के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, या मेरिट पे नोटबंदी पे मोदी के साथ खड़े हो गए हैं? नीतीश बाबू जनता को समझते हैं, उनकी एक जमीनी पकड़ है, और जो भी कोई जमीनी नेता है, जो भी जनता के बीच है, जनता के साथ रूबरू है,
वो तो जानेंगे कि अगर आप ये जो मास्टर स्ट्रोक है इसको अगर आप विरोध खड़े हैं तो आप जनता के साथ नहीं हैं। तो जो भी आज के समय लोगों से बात कर रहा है, लोगों से जानकारी ले रहा है, देख रहा है कि जनता ने कितनी स्वागत किया है इस मास्टर स्ट्रोक का, तो वो वहीं पहुंचेंगे जहां नीतीश बाबू हैं, जहां हम लोग सब हैं। चुनाव में आपने कहा था काला धन लाएंगे मॉरिशस से, सिंगापुर से, लंदन से, वो तो आया नहीं। वो 648 के अकाउंट से स्विस बैंक के, वो आपने किए नहीं। अब आप यहाँ रांची में, बिहार में, लखनऊ में यहाँ काला धन ढूंढ रहे हैं। काला धन सब जगह है, चाहे वो देश के बाहर हो या वो घरेलू हो, और हम इन सब पे हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया है। और देखिए, जनता को जो हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो जनधन उनके खाते हों, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे जो सॉइल हेल्थ कार्ड हम उन लोगों को दे रहे हैं, उन लोगों को जो पेंशन मिल रहा है, उन लोगों को जो घर मिल रहे हैं, इन सब को अगर आप देखें तो जनता को कितना लाभ मिला है जगदीश जी। 15 लाख क्या, इससे तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है हमारी सरकार की नीतियों से। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग जनता को सुविधा दें, जनता को साधन दें, और वही हम लोग करने में लगे हुए हैं। हम खोखले अधिकार में विश्वास नहीं करते हैं, हम साधन में विश्वास करते हैं, क्योंकि जब हम आपको साधन देंगे, मौका देंगे, तभी तो आप आगे बढ़िएगा। और यही तो हम चाहते हैं, आप आगे बढ़िए, आपका कस्बा आगे बढ़े, आपका मोहल्ला आगे बढ़े, आपका गांव आगे बढ़े, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। नोटबंदी में उम्मीद थी लोगों को, इतना पैसा बैंकों में आ गया है, रेट कम होगी। गवर्नर ने निराश किया, रेट कम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कोई कम होगी रेट? देखिए क्या होता है आगे आगे। अभी तो पहला ही मतलब इसमें चरण हुआ है, अभी आगे बहुत और चरण है, हमें देखना होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। इसके बावजूद बैंक जो हैं वो अपना रेट तो घटा ही रहे हैं, क्योंकि उनको इतने डिपॉजिट्स मिल गए हैं। और जो डिफ्लेशनरी फोर्सेस जिसको कहते हैं, जिससे महंगाई कम होती है, वो डिफ्लेशनरी फोर्सेस बड़े जोर शोर से अर्थव्यवस्था में उनका इम्पैक्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे डिफ्लेशनरी फोर्सेस का इम्पैक्ट होता है, वैसे वैसे मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स घटते चले जाएंगे। पर वो जो भी कुछ है, हम लोगों को डेटा के आधार पर, जो वैज्ञानिक तौर से जो लोग इस विषय पे सोचते हैं, उनको डेटा चाहिए, उनको प्रमाण चाहिए, फिर वो निर्णय ले सकते हैं। तो अभी इट्स टू अर्ली टू टेल, थोड़ा समय हम दें। You enjoy the reputation of being a very talented, brilliant and result oriented minister in this government. लेकिन आपके एयरलाइंस में फिर से फर्स्ट क्वार्टर में 246 करोड़ का घाटा हो गया है। क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे करेंगे इसको आगे? बहुत धन्यवाद, आपने प्रशंसा की इसके लिए। हमारा जो एविएशन सेक्टर है बहुत अच्छा चल रहा है। आपको मालूम है कि जिस प्रकार से, जिस गति से एयर ट्रैवल का ग्रोथ हो रहा है वो अद्भुत है, और कहीं और दुनिया में इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। और इस कारण हो रहा है क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं, जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने तैयार किया है, उससे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है पूरे सेक्टर को। सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर से वो डिपेंडेंट होती है। आज के समय जो ऑयल के प्राइसेस थे वो थोड़े फिर से बढ़ने लग गए हैं। कंपटीशन जो है हमारे एयरलाइंस में है वो काफ़ी चल रहा है। और साथ साथ जो आपने प्रॉफिट्स की बात की, एयर इंडिया की जो आपने बात की, और सब तो प्रॉफिट में चल रहे हैं, वो फर्स्ट हाफ में थोड़ा कम होता है। तो पिछले साल अगर आप देखेंगे तो वही आपको नज़र आएगा कि पिछले साल में फर्स्ट हाफ में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम थी। पर जैसे हम लोग बिजी सीजन में आ जाते हैं, जो बिजी सीजन आ गया है, टूरिज्म का सीजन है वगैरह वगैरह, तब फिर प्रॉफिट जो है वो मेकअप हो जाता है। और हमें पूरा विश्वास है कि एयर इंडिया और हमारी सब एयरलाइंस अब बिजी सीजन में जब आ गए हैं तो उनके अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे। और जो हमारा एयरलाइन सेक्टर है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, जो बहुत ज़रूरी है आज के समय कि उसको पूरी तरीके से हम प्रोत्साहन दें, वो ज़रूर अच्छा करेंगे। और जैसे मैंने कहा था उड़ान पे कि हमारी कोशिश है कि हवाई चप्पल वाले को हम हवाई जहाज में बैठाएंगे, क्योंकि अब आम नागरिक सब लोग हवाई जहाज में चलना चाहते हैं। अभी राजस्थान की चीफ मिनिस्टर आपसे मिली थी जी, क्या प्लान कर रहे हैं राजस्थान में? राजस्थान में आपको तो मालूम है कि टूरिज्म का कितना गजब का पोटेंशियल है, इतना सुंदर प्रदेश है, इतने बाहर के टूरिस्ट आ सकते हैं और हमारे देश के टूरिस्ट भी आ सकते हैं। पर अगर हम लोगों को टूरिज्म को और प्रोत्साहन देना है तो हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं और जो फ्लाइट सर्विसेज हैं वो भी बहुत ही शानदार होनी चाहिए।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यही चर्चा हो रही थी कि हमारे जो वहाँ के एयरपोर्ट्स हैं उनको हम और किस तरीके से उनका विस्तार करवाएं, सुविधाएं उनको दें, और साथ साथ जो राजस्थान में जो इतने सारे सुंदर सुंदर शहर हैं, चाहे वो बीकानेर हो, अजमेर हो, कोटा हो, जैसलमेर हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, इन सब को हम लोग किस तरीके से फ्लाइट सर्विस के द्वारा जोड़ लें, जिसमें कि आने जाने में चाहे वो आप व्यापार के लिए चल रहे हों या आप टूरिज्म के लिए आप चल रहे हों या मतलब शादी विवाह वगैरह के लिए आप चल रहे हो, आपको पूरी तरीके से सुविधा मिले। तो उस पर चर्चा चल रही है। और आपको मालूम है उड़ान के द्वारा हम लोग बहुत एक अच्छा सब्सिडी प्रोग्राम हम लोगों ने लाया है, जिसमें कि 2500 रुपये में आप 1 घंटा तक की फ्लाइंग कर सकते हैं, और अगर आप आधे घंटे के लिए हैं तो थोड़ा और भी कम आपका फ्लाइट का जो भाड़ा है वो हो जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे थे कि इसको किस तरीके से राजस्थान में लागू किया जाए। अभी झारखंड की चर्चा आप कर रहे थे, तो झारखंड में रघुवर दास और जयंत सिन्हा की ट्यूनिंग कैसी चल रही है इन दिनों? मुख्यमंत्री जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और देखिए अगर आप झारखंड में विकास की गति देखें तो आपको लगेगा कि एकदम जो हमारा प्रदेश है वो बिल्कुल बदल गया है। जो परिवर्तन आए हैं वो क्रांतिकारी हैं, चाहे बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब क्षेत्र में अगर आप देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी योजनाएं और उनका इम्प्लीमेंटेशन का जो उनकी जो मानसिकता है, जिस तरीके से दृढ़ तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन पे उन्होंने फोकस किया हुआ है, उससे हम लोग सब बहुत खुश हैं। और मुझे लगता है आगे 2-3 सालों में जो परिवर्तन झारखंड में आएंगे उसकी हम लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस गति से वहाँ एक तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमारी शहरें जो हैं और बेहतर होती चली जा रही हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है। आपके दफ्तर में जब भी फ़ोन करते हैं सैटरडे संडे तो पता लगता है हजारीबाग गए हुए हैं। 24 घंटे हजारीबाग में, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार हजारीबाग से क्या है? अरे मेरा जन्म स्थल है और बहुत आनंद आता है। आप तो हजारीबाग आए ही हुए हैं कि कितना सुंदर है, कितने अच्छे लोग हैं वहाँ, और कितना पोटेंशियल है कि हम लोग उसको एक एजुकेशन हब तो बना ही रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, साथ साथ जो हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोयले का उत्पादन, बिजली का उत्पादन करने का जो हम लोगों को मौका मिल रहा है, निवेश हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे आँखों के सामने ही जो विकास होते चले जा रहा है उससे एक आनंद भी आता है, एक विचित्र किस्म का एक आनंद आता है और बड़ा संतोष आता है कि जो जनता की जो समस्याएं थी, चाहे वो बिजली, सड़क जो भी हों, उनको अगर हम लोग पूरा कर लें, उनका हम लोग समाधान कर लें, तो लोगों की ज़िंदगी में कितना परिवर्तन और कितनी खुशहाली आ सकती है। और मैं आपको ये बताऊं, एक बड़ी विचित्र बात है कि हजारीबाग अगर आप देखें तो आज लोग बहुत दूर दूर से आके वहाँ बस रहे हैं और ज़मीन का भाव बढ़ता चला जा रहा है और रांची जमशेदपुर के बराबर हो चुका है, इसलिए क्योंकि विकास के इतने काम हो रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। बेस्ट ऑफ लक। चलिए जी, बहुत यू आर ए वेरी पॉपुलर लीडर एंड वेरी कैपेबल मिनिस्टर। चलिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।